हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, उसके दोषों को दूर करते हुए हैबरलर ने अवसर लागत का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सीमित हैं और उनके प्रयोग जो हैं वो बहुत हैं। इसलिए इन साधनों को प्रयोग करने के लिए हमें उसके अवसरों का सही अवसर का चयन करना होता है ताकि सही मात्रा में उत्पादन हो सके। तो इन सीमित साधनों को अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इनका चयन किस प्रकार से किया जाए, इसी को अवसर लागत कहा जाता है। जैसे कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक कृषक कुछ साधनों से 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है और उन्हीं साधनों से 120 कुंटल जौ का उत्पादन कर सकता है, तो वह 100 कुंटल गेहूं की अवसर लागत 120 कुंटल जौ के बराबर हो जाएगी वहाँ पर। यानी कि गेहूं का उत्पादन करने के लिए 120 कुंटल जौ का उत्पादन त्याग करना पड़ेगा, या 120 कुंटल जौ का उत्पादन करने के लिए गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार किन्हीं दो उत्पादन के अवसरों में से उत्तम विकल्प का चयन करना ही दूसरी वस्तु की अवसर लागत होती है, जिसको हैबरलर ने इस प्रकार समझाया है कि किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हैबरलर ने अवसर लागत सिद्धांत में रिकार्डो के जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत थी उनकी आलोचनाओं को दूर करने का प्रयास किया है, क्योंकि हैबरलर ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये बताया है कि उन्होंने उत्पादन का केवल एक साधन श्रम को ही मान्यता दी थी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में उत्पादन का केवल एक साधन श्रम नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के कई साधन होते हैं। उन सब साधनों को ध्यान में रखते हुए हम जिस विशेष साधन को चयन करते हैं और दूसरे साधन को छोड़ देते हैं, वह उसकी अवसर लागत होती है, जिसके आधार पर हम उत्पादन करते हैं और इन्हीं उत्पादनों के विशिष्टीकरण से हम आपस में व्यापार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार अवसर लागत बताया है हैबरलर। तो हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं इस प्रकार हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी देश में साधनों की पूर्ति स्थिर होती है। सबसे पहली मान्यता है कि किसी भी देश में साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सबकी मात्रा स्थिर मात्रा होती है, ना उसमें कोई कमी होती है ना वृद्धि होती है। दूसरी मान्यता उन्होंने अवसर लागत सिद्धांत की बताई है कि उत्पत्ति के साधन पूर्ण रोजगार की पूर्ति को स्थिति में होते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सबको काम मिला होता है, कोई भी बेरोजगार नहीं होता है, और उत्पत्ति की प्रत्येक साधन की कीमत भी प्रत्येक प्रयोग में सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। अर्थात जितना किसी भी उत्पादन के साधन से उत्पादन किया जा सकता है, जितना भी अंतिम उत्पादन किया जा सकता है, और जो उसकी कीमत होगी उसी के बराबर एक साधन की मूल्य होता है, एक साधन की कीमत होती है। अगली मान्यता बताई जहाँ पर अवसर लागत सिद्धांत लागू होगा, वह है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के विद्यमान होने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में बहुत से क्रेता हैं, बहुत से विक्रेता हैं, और जितने भी उत्पादन हो रहे हैं वो सब एक समान है, उनकी कीमत एक समान है, और उत्पादन के साधनों को
चाहे एक जगह काम करें या किसी दूसरी जगह काम करें, उनकी कीमत भी एक समान ही रहेगी, जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं सारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है, ऐसा हैबरलर ने माना है अवसर लागत सिद्धांत के लिए। अब ये मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मौद्रिक लागत के बराबर है, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी सीमांत जितना भी उत्पादन है, अंतिम जितना भी उत्पादन है, उस उत्पादन की जो लास्ट कीमत है उसी कीमत के बराबर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। सीमांत मौद्रिक लागत के बराबर वस्तु की कीमत होती है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत प्रत्येक उद्योग में एक समान होती है, यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन है वो चाहे एक उद्योग में काम करे या दूसरे उद्योग में काम करे, उन सबको एक समान कीमत मिलती है। अब ये मान्यता है कि साधनों का उपयोग दी हुई तकनीकी के अंतर्गत सर्वाधिक कुशलता से किया जाता है, यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं और जितनी भी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, तकनीकी चाहे नई है चाहे पुरानी है, हमारे उत्पादन के साधन जितने भी उपलब्ध हैं, चाहे हमारे पास किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए 2 मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं या 10 मशीनें हैं, जितनी भी तकनीकी है, जितनी भी साधन उपलब्ध है, उनके अंतर्गत हम अपनी सर्वाधिक कुशलता से कार्य करते हैं और उसी साधनों से और उसी तकनीकी से विशेष उत्पादन करते हैं। अब हम यहाँ पर इस सिद्धांत में एक जूट की इकाई और एक गेहूं की इकाई के अवसर लागत को समझाने का प्रयास किया गया है। सारणी में बताया गया है कि एक देश में एक इकाई गेहूं के लिए जूट की एक से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गेहूं की इतनी इकाई उत्पादित करने के लिए 0.6 इकाई उत्पादित करने के लिए गेहूं की 0.6 इकाई उत्पादित करने के लिए जूट की कितनी इकाइयों का अवसर लागत है 1.6, यानी एक से अधिक। तो हम एक देश गेहूं की केवल 0.6 इकाई उत्पादित कर पाएगा और जूट की 1.6, तो अगर वह गेहूं का उत्पादन करेगा तो उसको जूट की कितनी इकाइयों का उत्पादन करना छोड़ना पड़ेगा 1.6 इकाइयों का, यानी कि ज्यादा इकाई किसकी वो उत्पादित कर सकता है एक देश, जूट की 1.6 के बराबर। उसी तरह दूसरे देश में विशिष्टता किस चीज की है कि वह 2 इकाई अपने उत्पादन के जितने भी साधन है उनसे सबसे विशेष उत्पादन किस चीज का कर सकता है, गेहूं का। अगर वो गेहूं का उत्पादन करता है तो वो जूट की कितनी इकाइयों का उत्पादन त्यागेगा 0.5, क्योंकि वह अपने उत्पादन के साधनों से गेहूं की 2 इकाइयां उत्पादित कर सकता है, जबकि जूट की केवल वह 0.5 यानी 1 इकाई से भी कम उत्पादन होगा जूट का। तो ऐसी स्थिति में एक देश क्या करेगा, पहला देश वह केवल जूट का उत्पादन करेगा, क्योंकि वह अपने सारे साधनों को लगा करके 1 इकाई से अधिक, यानी जिस चीज का हम देख सकते हैं यहाँ तालिका में गेहूं का उत्पादन कम है और जूट का उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है उत्पादन के सभी साधनों से लगाकर। तो एक देश जूट का उत्पादन करेगा, वहीं दूसरा देश क्योंकि वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गेहूं का अधिक उत्पादन कर सकता है, तो वह गेहूं का उत्पादन करेगा और उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। इस तरह से दोनों ही देश लाभ प्राप्त करेंगे और एक देश केवल जूट का उत्पादन करेगा और दूसरा देश केवल गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे और फिर आपस में व्यापार करेंगे। और इस व्यापार की अवसर लागत को ही एक वस्तु के उत्पादन को हम जो छोड़ रहे हैं, जूट के उत्पादन को अगर छोड़ रहा है दूसरा देश, तो यह उसकी अवसर लागत है कि उसको वह अपने देश में अगर बनाएगा तो केवल 0.5 इकाइयां ही जूट की बना पाएगा, जबकि अगर दूसरा देश क्या करेगा 0.5 इकाइयां वो अपने देश में बना सकता है, तो यानी इतनी उसकी आवश्यकता है 0.6 और 0.6 के बराबर यहाँ पर उसकी अतिरिक्त 1.6 के बराबर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। तो 0.6 इकाई वो अगर अपने पास रख लेगा जूट की एक देश, तो वह 1 इकाई के बराबर दूसरे देश को बेच सकता है। तो यहाँ पर उतने ही साधनों से क्या होगा, वो 1 इकाई दूसरे देश को बेच देगा, तो दूसरे देश को गेहूं के बदले कितनी 1 इकाई जूट की मिलेगी, जबकि वो अपने देश में केवल आधी इकाई ही जूट की बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों को व्यापार करने पर लाभ है। इस सिद्धांत की व्याख्या में हैबरलर ने बताया है, इसको उत्पादन संभावना वक्रों के माध्यम से
उत्पादन संभावना वक्र को इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जाना। उत्पादन की जो संभावनाएं हो सकती हैं, जितना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उनकी संभावनाओं को देखते हुए किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जाता है या घटाया जा सकता है या क्या अवस्थाएं उत्पादन की होती है, उनको उत्पादन संभावना वक्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से हैबरले ने अवसर लागत के सिद्धांत को परिभाषित किया है, व्याख्यायित किया है, जिसमें उन्होंने उत्पादन की तीनों परिस्थितियों में अवसर लागत के 3 प्रकार बताए हैं। पहली स्थिति में स्थिर लागत की स्थिति होती है, जहाँ पर अवसर लागत भी एक समान होगी और कीमत रेखा भी एक सरल रेखा के समान होगी। सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा बनी होगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो स्थिर लागत के अंतर्गत अवसर लागत भी एक समान होगी और कीमत रेखा भी एक सरल रेखा होगी। दूसरी स्थिति होती है उत्पादन संभावना वक्र की घटती हुई लागत के अंतर्गत। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो क्या होता है, लागतें घटने लगती हैं। जब लागतें घटने लगेंगी तो अवसर लागत भी घटने लगती है और इस तरह जो कीमत रेखा, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो कीमत रेखा उसकी केंद्र बिंदु के उन्नतोदर हो जाती है, कॉन्वेक्स हो जाती है घटती हुई लागत के अंतर्गत। तीसरी स्थिति होती है बढ़ती हुई लागत की स्थिति। इस स्थिति में अवसर लागत बढ़ती हुई होगी और कीमत रेखा मूल बिंदु के नतोदर होगी, कॉनकेव होगी, यानी मूल बिंदु से दूर होती हुई। इनको हम वक्रों की सहायता से भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। पहली स्थिति है स्थिर लागत की, जिसको यहाँ पर एक तालिका से स्पष्ट किया गया है। अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत स्थिर लागतों का अर्थ है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा स्थिर दर पर ही छोड़नी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उत्पादन की मात्रा, उत्पादन संभावनाएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, कई उत्पादन की संभावनाएं हैं। इनके लिए जूट की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। जैसे जैसे जूट की इकाई का उत्पादन बढ़ रहा है, एक निश्चित दर पर गेहूं की इकाई का त्याग भी बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, एक इकाई उत्पादन बढ़ने के लिए 2 इकाई उत्पादन गेहूं की कम करनी पड़ रही है। तीसरी स्थिति में अगर जूट की और एक इकाई का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं की उतनी ही मात्रा में और इकाइयां कम करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या है, 2:1, यानी 2 इकाइयों के बदले 1 इकाई का वृद्धि हो रही है। 2 इकाइयां छोड़ दी जब 10 से 8 इकाइयां उत्पादन की गेहूं की, तब जूट की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ा पाए। इसी तरह से अगली संभावना में भी जूट की 3 इकाइयों की वृद्धि हुई, यानी केवल 1 इकाई का ही वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 8 से 6 करना पड़ा, यानी कि 2 इकाइयां यहाँ भी कम करनी पड़ी। तो यहाँ भी प्रतिस्थापन की दर जो है वो 2:1 है, यानी 2 इकाइयों के बदले 1 इकाई का त्याग, 1 इकाई के बदले 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। वहीं पर अगली संभावना में भी इसी तरह से 3 से 4 करने पर या 4 से 5 करने पर 1-1 इकाई बढ़ाने पर 2-2 इकाइयां गेहूं की त्याग करनी पड़ रही है। तो हर उत्पादन संभावना की स्थिति में प्रतिस्थापन की दर एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रतिस्थापन की दर एक समान है, यहाँ भी 1 इकाई के लिए 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, यहाँ भी 1 इकाई के लिए बी उत्पादन संभावना के लिए भी 1 इकाई के बदले 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। सी उत्पादन संभावना के अंतर्गत भी 1 इकाई को बढ़ाने के लिए 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। तो इस अवस्था में जूट की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से गेहूं के लिए गेहूं की 2 इकाइयां कम करनी पड़ती है। यह स्थिर लागत की स्थिति कहलाती है। इसको एक वक्र के माध्यम से समझेंगे। दोनों देशों की उत्पादन संभावना रेखा को चित्र में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर 2 कीमतों को प्रकट किया गया है। यहाँ पर ये 2 देशों की उत्पादन संभावना वक्र है, ये
ये एक सीधी रेखा है, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था। ये यहाँ पर ये स्थिर लागत के अंतर्गत क्या होता है, कीमत रेखा एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कीमत रेखा बिल्कुल सीधी है, सरल है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जूट की इकाइयाँ जैसे जैसे एक एक मात्रा में वृद्धि की जा रही है, 0 से 1 की ओर जा रहे हैं। 1 इकाई होने पर गेहूं की 8 इकाइयों का उत्पादन करा है। फिर जूट की जब एक और इकाई का उत्पादन करा है, बढ़ाया है, 1 से 2 की ओर गए तो गेहूं की 8 से 6 इकाइयों का उत्पादन ये उत्पादन संभावना वक्र बिंदु पर किया है। इसी तरह से सी बिंदु पर गेहूं की n इकाइयाँ यानी 6 से 4 इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ कम की, तब जाकर के जूट की 1 इकाई का उत्पादन वृद्धि हो गई। उसी तरह से यदि जूट की एक और इकाई का उत्पादन में वृद्धि हुई 3 से 4, 4 से 5, तो गेहूं की 2-2 इकाइयों का त्याग करना पड़ा, 6 से 4 और 4 से 2। तो ये उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं बनी, A, B, C, D, E, F। इन बिंदुओं पर यही कीमत रेखा पर दो देशों का आपस में उत्पादन संभावना वक्र बना। और इससे एक देश में जहाँ 10 गेहूं की इकाइयाँ उत्पादित की जा रही है, उसके लिए उसकी अवसर लागत 5 इकाई जूट के बराबर है। और दूसरे देश में जहाँ 10 इकाइयाँ गेहूं की लागत है, 8 इकाई जूट के बराबर है। ऐसी स्थिति में एक देश में गेहूं की अवसर लागत कम है और दूसरे देश में जूट। अब यदि एक देश अपने सारे साधनों को केवल गेहूं के उत्पादन में लगा दे, एक देश क्योंकि वो अपने सारे साधनों से कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है, 10 इकाइयाँ, तो एक देश केवल गेहूं का उत्पादन करे और दूसरा देश अपने सारे साधनों को लगा करके जूट का उत्पादन करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अवसर लागत कम होती जाएगी और अपने अतिरेक को उत्पादन को जितना भी अतिरेक उत्पादन है उसको विनिमय करने पर यानी आपस में लेन देन कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो दोनों ही देशों को अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे श्रम विभाजन भी होगा और इस तरह से व्यापार में अवसर लागत का अंतर होने पर एक दूसरे के साथ व्यापार भी किया जा सकेगा। इस उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत दो देशों के व्यापार की स्थिति को दर्शाया गया है। यदि एक देश अपने संपूर्ण साधनों को लगा देता है तो वह 10 इकाइयों का उत्पादन करता है गेहूं की, और जूट की OS के बराबर गेहूं की इकाइयों का उत्पादन करता है और OA के बराबर जूट की इकाइयों का उत्पादन करता है। अब हम दो देशों की तुलनात्मक स्थिति को देखते हैं, जहां तुलनात्मक रूप से एक देश को लाभ और एक देश को नुकसान हो रहा है। जैसा कि यहाँ तालिका में दिख रहा है कि एक देश तो गेहूं की 10 इकाइयाँ बना सकता है और जूट की केवल 5 इकाइयाँ, यानी कि दुगना अंतर है उत्पादन के सभी साधनों को लगा करके किसी एक वस्तु का उत्पादन करने में। जितनी कीमत जूट की होगी, यानी कि अगर मान लीजिए 10 रुपये दे करके 5 इकाई जूट की खरीद रहे हैं, तो 10 रुपये दे करके गेहूं की केवल 10 इकाइयाँ ही खरीद पाएंगे। तो जूट की कीमत जो है वो गेहूं से दुगनी पड़ रही है। वहीं दूसरे देश में 10 रुपये दे करके अगर गेहूं की 10 इकाइयाँ खरीद पाएंगे, तो जूट की 10 रुपये दे करके 8 इकाइयाँ खरीद पाएंगे। तुलनात्मक रूप से तो दूसरे देश को लाभ हो रहा है दोनों ही चीज़ों को बनाने में। गेहूं को बनाने में 10 इकाइयाँ बनानी पड़ रही हैं और जूट के बनाने में वो 8 इकाइयाँ बना पा रहा है, 5 से ज़्यादा इकाइयाँ बना पा रहा है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से दोनों ही देशों में व्यापार होगा, उसको इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है उत्पादन संभावना रेखाओं के माध्यम से। यहाँ पर ये AS एक देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जिसकी उत्पादन की कीमत दुगनी आती है एक वस्तु को बनाने में दूसरी वस्तु के बनाने से। जैसा कि यहाँ पर AS रेखा में देखा जा रहा है कि जूट की उत्पादन लागत कितनी आ रही है, 5 इकाई के बराबर, और गेहूं की उत्पादन लागत 10 इकाई के बराबर आ रही है।
10 इकाई गेहूं की बनाई जा सकती है और 5 इकाई जूट की। वहीं दूसरे देश में, बी देश में क्या है, अपने उत्पादन के सभी साधनों को लगा करके 10 इकाई गेहूं की उत्पादित की जा सकती है तो 8 इकाई जूट की। इस वक्र के माध्यम से दिख रहा है कि एक देश निचली अवस्था में है, यानी उत्पादन उसका दोनों ही स्थिति में कम है, और दूसरे देश को दोनों ही स्थितियों में अधिक उत्पादन कर पा रहा है दोनों ही वस्तुओं का। अब ऐसी अवस्था में दोनों कैसे व्यापार करेंगे? ऐसी अवस्था में क्या होगा कि दोनों ही एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि ना तो इस देश को नुकसान हो और ना इस देश को नुकसान हो। यहाँ पर बीच की रेखा CS रेखा है, कीमत रेखा पर दोनों ही देश आपस में व्यापार करेंगे जिससे कि दोनों को लाभ होगा। इसको आप यहाँ इस कीमत रेखा पर, इस एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं कि एक देश जब व्यापार नहीं कर रहा था तो वह गेहूं की कितनी इकाइयाँ, OM के बराबर इकाइयाँ उत्पादित कर रहा था, और जूट की MT के बराबर इतनी इकाइयाँ। इस बिंदु पर जो A देश है वो OM के बराबर और जूट की MT के बराबर गेहूं वस्तुएं उत्पादित कर रहा है, जबकि दूसरा देश जो है वो गेहूं की OM के बराबर और जूट की MT के बराबर वस्तुएं उत्पादित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों देश व्यापार करेंगे तो क्या होगा? दोनों ही देश आपस में व्यापार करने की स्थिति में क्या होगा कि एक देश जहां पहले गेहूं की OM इकाइयाँ और जूट की MT के बराबर इकाइयाँ उत्पादित कर पा रहे थे, तो व्यापार करने की स्थिति में क्योंकि ये देश P से उत्पादन कम करके R के बराबर उत्पादन करेगा, तो यहाँ पर वह ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेगा दूसरा देश व्यापार करने पर। TR के बराबर उसको दूसरे देश से अधिक मात्रा में जूट प्राप्त हो जाएगा। वहीं B देश को जब वो अपने देश में उत्पादन कर रहा था तो केवल गेहूं की OM के बराबर इकाइयाँ प्राप्त कर पा रहा था, जबकि दूसरा देश MS के बराबर अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है अपने उत्पादन के सभी साधनों को लगा दे तो अपने देश में वो सारे साधन लगा देगा B देश, तो कितनी गेहूं के उत्पादन कर पाएगा? OM के बराबर। जबकि A देश अपने साधन सभी लगा देगा तो OS के बराबर उत्पादन कर पाएगा, तो MS के बराबर दूसरे देश को वह गेहूं निर्यात कर देगा, यानी कि उसको भी, A देश को भी TR के बराबर अधिक मात्रा में जूट प्राप्त होगा और B देश को MS के बराबर अधिक मात्रा में गेहूं प्राप्त होगा। तो इस मध्यमान कीमत रेखा पर आने पर दोनों देशों को व्यापार करने पर लाभ होगा। इस विवेचन से ये पता चलता है कि विशिष्टीकरण मिलने पर अवसर लागत में अंतर होने पर दोनों ही देशों को लाभ होगा और व्यापार करने में दोनों देशों के लिए फायदा होगा। स्थिर लागतों के बाद स्थिति आती है घटती हुई लागतों की। जब उत्पादन बढ़ता जाता है तो लागतें घटने लगती हैं, क्योंकि प्रारंभ में यदि उत्पादन करने पर उत्पादक को ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रारंभ में खरीदनी पड़ती है लेकिन फिर बार बार उनको नहीं खरीदना पड़ता, तो अगली बार उत्पादन करने पर वो लागतें कम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन घटती हुई लागत की दशाओं में लागत ह्रास नियम की स्थिति आ जाती है, तो अवसर लागत वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ये स्थिति है, यहाँ पर मूल बिंदु है 0 और ये मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है इस तरह से, तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो जाता है और वक्र का ढाल भी जो है वो ऋणात्मक होता है, यानी नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो कि उत्पादन में घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताता है। वक्र का ऋणात्मक ढाल इस बात को बताता है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर O से E की ओर जाएंगे, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा।
दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। और किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर यही उसकी अवसर लागत होगी, जो कि घटती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जहां अतिरेक कीमत अनुपात रेखा दोनों वस्तुओं से संबंधित अवसर लागत वक्र है, वह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वह संबंधित देश का उत्पादन संतुलन बिंदु होता है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इस उत्पादन संभावना वक्र को कीमत रेखा ए बी बिंदु 0 पर, बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है। ये इस उत्पादन संभावना वक्र का संतुलन बिंदु है। अब यदि दोनों दो देश हैं जिनमें व्यापार होना है, तो घटती हुई लागतों के अंतर्गत व्यापार करने पर क्या स्थिति होगी? ये AP1 ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और EB1 दूसरे देश का उत्पादन संभावना वक्र है। AP1 की कीमत रेखा है AB, जो बिंदु Q पर स्पर्श करती है, जो इसका संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि यदि इस लाइन को यहाँ तक खींचा जाए तो 0 से लेकर के इतना उत्पादन किया जा सकेगा, जिसको हम बिंदु A से कम है ये मात्रा, और कपड़े की कितनी इकाइयों का OQ के बराबर उत्पादन किया जा सकेगा। वहीं दूसरे देश का उत्पादन संभावना वक्र जो है वो EP1 है, जिसकी कीमत रेखा A2B2 है। इस कीमत रेखा पर ये कीमत रेखा इस उत्पादन संभावना वक्र को Q1 पर स्पर्श करती है, जो इसका संतुलन बिंदु है। इस तरह से दोनों ही देशों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस देश में OQ1 के बराबर उत्पादन किया जा सकता है शराब की इकाइयों का, और कपड़े की OB से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है कपड़े के उत्पादन का B देश के द्वारा, और A देश के द्वारा शराब की इकाइयों का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि कपड़े की कम इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। अब यदि दोनों देश आपस में व्यापार करेंगे तो नई कीमत रेखा कौन सी बन जाएगी? PB1 के बराबर, क्योंकि दोनों देशों में विशिष्टीकरण होगा, तो व्यापार करने पर अधिकतम एक देश कितना उत्पादन कर सकेगा अपने सारे साधनों को लगा करके OP के बराबर। ए देश जो है वो अपने सभी साधनों को लगा करके शराब की OP के बराबर वस्तुएं उत्पादित कर सकेगा। वहीं B देश जो है वो अपने उत्पादन के सभी साधनों को लगा करके कपड़े की OB1 के बराबर इकाइयाँ उत्पादित कर सकेगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही देश जब ज़्यादा उत्पादन, पहले कितना उत्पादन कर पा रहे थे OQ के बराबर, ए देश उत्पादन कर पा रहा था शराब की इकाइयों का, जबकि व्यापार होने की स्थिति में वह अपने सारे साधन केवल शराब के उत्पादन में लगा देगा, तो वह OA1 के बराबर उत्पादन करेगा शराब का। जबकि B देश जो कपड़े का उत्पादन ज़्यादा कर सकता है शराब की इकाइयों के बदले में, पहले अपने देश में वह उत्पादित कर रहा था तो केवल इतनी इकाइयों का उत्पादन कर पा रहा था। जब व्यापार होने लगा तो वह अपने सभी साधनों को लगा करके OB1 के बराबर उत्पादन कर पा रहा है कपड़े का। तो यहाँ से तो जो इतनी मात्रा है, इससे तो यह हिस्सा बहुत ज़्यादा है, तो OB1 के बराबर वह कपड़े का उत्पादन करेगा, और फिर दोनों देश आपस में व्यापार करने पर लाभ प्राप्त करेंगे। ये घटती लागतों के अंतर्गत एक देश की अवसर लागतों का परिणाम होगा कि दोनों देशों को व्यापार करने पर लाभ होगा। अब स्थिति आती है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होगा। बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत ये आप उत्पादन संभावना वक्र बनता है, या इसे कीमत रेखा भी कहते हैं। हैबरलैंड ने बताया है कि बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से नतोदर होता है, यानी मूल बिंदु से दूर जाता हुआ होता है, मूल बिंदु से उठा हुआ होता है, इसे कॉनकेव कहते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि उत्पादन बढ़ने से प्रति इकाई लागत भी बढ़ती चली जाती है। इस अवसर लागत को चित्र में दिखाया गया है कि मूल बिंदु से ये कीमत रेखा जो है वो
मूल बिंदु से नतोदर है, दूर है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन की दर भी बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार चित्र में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समान मात्रा में शराब का उत्पादन करने पर कपड़े की घटती हुई मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो रहा है और शराब की इकाइयाँ जो W1 से W2 वो किसके बराबर है, W2 से W3 के बराबर है, और W2 W3 किसके बराबर है, W3 W4 के बराबर, यानी कि इसी के बराबर उत्पादन कम होता चला जा रहा है जब कपड़े का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। C1 C2 जो है वो किससे अधिक है, C2 C3 से, और C2 C3 C3 C4 से अधिक है। इस प्रकार से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे शराब की अवसर लागत भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसको कपड़े की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, उसकी लागत बढ़ती चली जाएगी। जब बढ़ती हुई दशाओं के अंतर्गत दोनों देशों का व्यापार होगा तो ऐसे में लागत अंतर होने पर ही व्यापार क्षेत्र का निर्धारण होगा और साथ ही मांग की दशाएं भी इसका निर्धारण करेंगी, क्योंकि बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत औसत लागत वक्र भी अंत से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अंत तक परिवर्तित होता रहता है, जो कि दोनों वस्तुओं की आपेक्षिक लागतों की परिवर्तनशीलता को व्यक्त करता है और इसीलिए दोनों वस्तुओं से आपेक्षिक मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तविक मूल्य उत्पादन निर्धारण के लिए वास्तविक मूल्य के अनुपात निर्धारण के लिए मांग की दशाओं का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। ये तो थी उत्पादन संभावना वक्र की बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत व्यापार की स्थिति, लेकिन अगर व्यापार से पूर्व की स्थिति हम इसको दो अवस्थाओं में देखेंगे कि व्यापार से पूर्व बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत क्या स्थिति है और व्यापार होने के बाद क्या स्थिति होती है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापार से पूर्व का संतुलन की स्थिति क्या है कि एक देश का उत्पादन संभावना वक्र PP1 के बराबर है, वह शराब की OA मात्राएं उत्पादित कर रहा है और कपड़े की OB के बराबर मात्राएं उत्पादित कर रहा है। यहाँ पर कीमत रेखा AB है जो T बिंदु पर उत्पादन संभावना वक्र PP1 को स्पर्श करती है, जहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। ये व्यापार से पूर्व का संतुलन बिंदु है और व्यापार के बाद का संतुलन बिंदु क्या होता है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्यापार से पहले एक देश का कीमत रेखा AB थी जो बिंदु T पर स्पर्श करती थी, जहाँ पर कपड़े की OA के बराबर इकाइयाँ उत्पादित होती थी और शराब की OB के बराबर इकाइयाँ उत्पादित होती थी। व्यापार होने के बाद कीमत रेखा परिवर्तित होकर के A1 B1 हो गई है, जो उत्पादन संभावना वक्र को T1 पर स्पर्श करती है, जहाँ पर संतुलन के बिंदु की स्थिति में कपड़े का OA1 के बराबर उत्पादन हो रहा है, यानी पहले कितना उत्पादन हो रहा था, केवल OA इकाइयाँ उत्पादित हो रही थी और अब OA1 AA1 के बराबर जो है अधिक कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। वहीं जहाँ पहले शराब की OB के बराबर इकाइयाँ उत्पादित हो रही थी, अब OB1 के बराबर इकाइयाँ उत्पादित हो रही है, जहाँ जिसके लिए उत्पादन लागत उसकी ज़्यादा आ रही है, यानी OA1 के बराबर उत्पादन यदि कपड़े का बढ़ाया जा रहा है तो BB1 के बराबर शराब की इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। तो ये व्यापार के बाद के संतुलन की स्थिति है। अब आती है तीनों स्थितियों का हमने अध्ययन किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत, घटती हुई लागतों के अंतर्गत और स्थिर लागतों के अंतर्गत अवसर लागत सिद्धांत किस प्रकार से व्यापार को प्रस्तुत करता है। अब इस अवसर लागत सिद्धांत की समीक्षा हम देखेंगे, इसमें क्या गुण पाए गए और क्या दोष थे। सबसे अच्छा गुण था इसमें अवसर लागत के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। अवसर लागत का अर्थ है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु का किस प्रकार से त्याग किया जा रहा है, कौन सा
विशेष अवसर चयन किया जा रहा है, जबकि रिकार्डो के सिद्धांत में केवल श्रम को ही उत्पादन का साधन मानना था। यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों के अवसरों को ध्यान में रखा गया है। दूसरी विशेषता है कि यह एक सामान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में विनिमय के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसे प्रत्येक परिस्थिति में क्रियाशील किया जा सकता है, चाहे आंतरिक विनिमय हो या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय हो। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है। अगला गुण इस अवसर लागत सिद्धांत का यह है कि साधनों की मात्रा व गुण का ध्यान रखा गया है। साधनों की मात्रा व गुण का ध्यान इस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि इस विधि में किसी देश के उत्पादन के साधनों की मात्रा और गुण को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र में साधनों का समूह किसी वस्तु के उत्पादन में अधिक उपयोगी है, तो एक क्षेत्र का उसी देश की अवसर लागत कम हो। जिस भी क्षेत्र में किसी देश के उत्पादन के साधनों का समूह यदि अधिक उपयोगी है, तो उस क्षेत्र में उसकी अवसर लागत कम आएगी। इस तरह से साधनों के गुणों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और उसी पर साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। ये तो थी विशेषताएं इसके गुण अवसर लागत सिद्धांत के। अब कुछ कमियां भी रह गई इस सिद्धांत में। जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है। हर चीज़ में कुछ कमियां और कुछ बुराइयां हम में, आप में, सभी में होती हैं। उसी तरह से किसी भी बात में कमी और बुराइयां हमेशा होती हैं। तो इस सिद्धांत में भी बहुत सी अच्छाइयाँ होने के बावजूद कुछ कमियाँ लोगों ने ढूंढ निकाली हैं, लेकिन उन्हें यदि हमें कोई भी चीज़ को अपनाना है तो हम उनकी दोषों को इग्नोर भी कर सकते हैं, उस पर ध्यान न दें। लेकिन फिर भी जब हम अध्ययन करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर अवसर लागत सिद्धांत की भी दोषों को इस प्रकार से देखा गया है कि यहाँ पर श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना की गई है। यहाँ पर श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना का अर्थ यह है कि श्रमिकों के भी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनके अपने गुण होते हैं, उनको नहीं ध्यान रखा गया है। श्रमिक को अगर एक साधन से हटा करके दूसरे साधनों में लगाया जाएगा, मान लीजिए कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है और शराब का उत्पादन किया जा रहा है, यदि शराब की मात्रा को उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो जो श्रमिक या जो उत्पादन के साधन कपड़े के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको शराब के उत्पादन में लगाया जाएगा, उन्हीं उत्पादन के साधनों को। लेकिन उन उत्पादन के साधनों की अधिमान यानी उनके गुण, उनके कार्य करने की क्षमता तो कपड़े का उत्पादन करने में है, क्योंकि वो हमेशा से कपड़े का उत्पादन करते आ रहे हैं। अब अगर उनको शराब का उत्पादन कराने के लिए काम में लगाया जाएगा तो क्या वो उतनी अच्छी गुणवत्ता से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों की अवहेलना की गई है कि श्रमिकों की अपनी इच्छाएं भी होती हैं। जैसा कि इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि बहुत से मजदूर यहाँ पर दिल्ली से और जाने कहाँ से यूपी में लौटे हैं। तो उन श्रमिकों के लिए ये कार्य तो ढूंढा जा रहा है कि उनको हम वहाँ से बेरोजगार हो गए तो यहाँ हम उनको रोजगार दे देंगे, लेकिन उनकी अपनी इच्छाएं भी हैं। कोई वहाँ किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में काम करता था तो वो हो सकता है कपड़े का काम करता हो सकता है ईंटे गारे के मिट्टी का मकान बनाने का काम करता हो। तो उसके अपने गुण हैं, उतनी अपनी इच्छाएं हैं। हो सकता है वो कंप्यूटर बनाने का काम करता हो या किसी कंप्यूटर की दुकान में काम करता हो। तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ ला करके केवल हम उनसे गड्ढे खुदवाने का काम करें, केवल हम उनसे सड़कें बनवाने का काम करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन श्रमिकों के लिए अब उनकी अपनी इच्छा भी है, उनके अपने गुण हैं, उनके अपने कार्य करने की क्षमता है। हम सीधा उनको हटा करके यहाँ पर दूसरी जगह के काम में नहीं लगा सकते। ये एक दोष है जिसका ध्यान हैबरलर ने नहीं रखा है। दूसरी चीज़ है कि अवसर उत्पादन के क्षेत्र में बाह्य बचतों की भी अवहेलना की गई है। बाह्य बचतों का मतलब है कि अवसर लागत में दीर्घकालीन उपभोक्ताओं की रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल उपभोक्ताओं की रुचि हमेशा एक ही सी रहेगी, हमेशा वो केवल कपड़े का ही प्रयोग करेंगे, केवल वो शराब का ही प्रयोग करेंगे, या उनका उत्पादन किसी और, उनका ध्यान किसी और नहीं,
किसी और अवस्था की ओर या किसी और वस्तु की ओर नहीं जाएगा। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया गया है अवसर लागत का सिद्धांत बनाते समय कि बाह्य बचतें भी प्राप्त होती हैं, उनकी अवहेलना करते हुए इस सिद्धांत को बनाया गया है। अगली कमी है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता को इस सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है, जबकि वास्तविकता में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कभी भी विद्यमान नहीं होती किसी भी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं एक समान होती हैं, कीमतें एक समान होती हैं, वस्तुओं की उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका हर उत्पादन के क्षेत्र में एक ही कीमत होती है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, जबकि वास्तव में उत्पादन के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। सभी वस्तुएं एक समान नहीं होती हैं, सभी वस्तुओं की कीमतें एक समान नहीं होती हैं, सभी उत्पादन के साधनों की कीमतें भी एक समान नहीं होती हैं। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक मान्यता को लेकर के, यानी जैसे कि कहा जाता है कि मकान की नींव ही अगर गलत बुनियाद पर रखी गई है तो वो मकान कैसे सही हो सकता है। उसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता को लेकर के यदि सिद्धांत बनाया गया है तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ विशेषताएं हैं इस सिद्धांत में, जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर अवसर लागत के आधार पर सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यह एक सामान्य सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं सामान्य अवस्थाओं में भी देखी जाती हैं कि हर व्यक्ति एक विशेष विकल्प का चयन करता ही है। साधनों की मात्रा व गुण का भी ध्यान इस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। इस सिद्धांत में हमने जिन पुस्तक अर्थशास्त्र BA तृतीय वर्ष की पुस्तक का रेफरेंस लेकर के इस PPT को बनाया है, जिसके लेखक डॉक्टर VC सिन्हा और डॉक्टर पुष्पा सिन्हा हैं। ये वर्ष 2008 की पुस्तक है, जिसका साहित्य भवन के द्वारा पब्लिकेशन किया गया है। साथ ही इस YouTube चैनल का भी हमने प्रयोग किया है, जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अवसर लागत सिद्धांत को इस YouTube में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि ये हमारे डे टू डे लाइफ डिसीजन में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम इसे कंसिडर ही नहीं करते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमने जो डिसीजन अभी लिया है उस पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उठानी पड़ी। चलिए अब हमें समझ लेना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अल्टरनेटिव कॉस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझा जाए। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर की जिसके पास काम करने के 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि वह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करे जहां उसे 1 लाख रुपए मंथली के बराबर सैलरी मिले, या फिर दूसरा ऑप्शन किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम करे जहां उसे 1.5 लाख रुपए के बराबर सैलरी मिले, या फिर तीसरा ऑप्शन कि वह खुद एक क्लिनिक खोल ले जहां उसे उम्मीद हो कि वह 1.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाएगा। अब इन तीनों ऑप्शंस में से उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? यही कि वह अपना खुद का क्लिनिक खोल ले जहां वह खुद प्रैक्टिस करे और 1.5 लाख रुपए महीने से अधिक कमाए। अब अगर यह पूछा जाए कि उस डॉक्टर के लिए दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो वह निश्चित रूप से सरकारी डॉक्टर बनने में है जहां उसे 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। इस केस में उस डॉक्टर के लिए दूसरा बेस्ट ऑप्शन यानी सरकारी डॉक्टर की नौकरी से मिलने वाली 1.5 लाख रुपए प्रति महीने की तनख्वाह उस डॉक्टर के लिए खुद का क्लिनिक खोलने पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। डॉक्टर के लिए खुद का क्लिनिक खोलने की अवसर लागत दूसरा बेस्ट ऑप्शन ना चुनने की लागत है। यह दूसरा बेस्ट ऑप्शन सरकारी डॉक्टर बनकर 1.5 लाख रुपए महीना कमाने में है, जिसको छोड़कर उस डॉक्टर ने खुद का क्लिनिक खोलना चुना है। इस केस में डॉक्टर के लिए खुद का क्लिनिक खोलने की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का चुनाव ना करने के बराबर होगा। अब चूंकि यहाँ पर तो हम सब कुछ मनी टर्म में देख सकते थे, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कहीं कि सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का पता लगाना हमारे लिए आसान रहा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।